आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। आज जो वीडियो है मेरा ये जो है ओस्टेट जो चल रहा था, ओस्टेट के लिए जो जूलॉजी सिलेबस चल रहा था उसका थर्ड टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है ना, ये थर्ड टॉपिक है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारा। अब देखिए जो थर्ड टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी 2 मार्क पूछा जाता है, हर एक टॉपिक से अराउंड 2 मार्क्स पूछा जाता है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो 1-2 मिनट में लूंगा किस लिए ना, जो इंट्रोडक्शन के लिए। जो जेनेटिक है, एक्चुअली जेनेटिक का ये टर्म कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, और कौन कौन जो पर्सन व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं इससे, उसका बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जो कि हाँ जनरली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए द जेनेटिक का मतलब क्या है। जेनेटिक एक ग्रीक वर्ड जेनेसिस से आया है जिसका मतलब ओरिजिन होता है। और ये जो टर्म कहाँ से है ना, ग्रीक वर्ड। और ये जो टर्म जेनेटिक्स किसने सबसे पहले कॉइन किया था और प्रपोज किया था ना, विलियम बेटेसन ने ये जेनेटिक्स वर्ड को सबसे पहले प्रपोज किया था। अब देखिए विलियम बेटेसन ने तो प्रपोज किया था, लेकिन इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको माना जाता है ना, ग्रेगर जोहान मेंडल को क्या माना जाता है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। अब देखिए क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले लॉ ऑफ हेरिटेंसी नाम का लॉ दिया था, लॉ ऑफ हेरिटेंसी। और लॉ ऑफ हेरिटेंसी में 3 लॉ है, वो हम बाद में अंदर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए जो डेफिनेशन जो दिया था, डेफिनेशन क्या है इनका, देखिए जो जेनेटिक का मेन डेफिनेशन है, जीन्स जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी। मतलब क्या है, जेनेटिक इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है ना, देखिए जो हेरिडिटी मतलब क्या है, जो कैरेक्टर हाँ हम पेरेंट्स से हम लाते हैं, अपस्विंग में आते हैं, वो होता है हेरिडिटी ट्रांसफर होने वाला कैरेक्टर। और वेरिएशन क्या होता है ना, इस ट्रांसफर प्रोसेस में जो चेंजेस होता है, उसको जो डिफरेंस आता है, जो कुछ नया बनता है, तो वो वेरिएशन होता है जो डिफरेंस आता है। अब देखिए इसका रिलेशन में स्टडी करने को ही जेनेटिक्स बोला जाता है। अब देखिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किनको बोला जाता है, जो थॉमस हंट मोर्गन को क्या बोला जाता है ना, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है। और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसको बोला जाता है ना, आर्किबाल्ड गारोड। गारोड नाम का पर्सन को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स माना जाता है। अब चलते हैं हमारे सवाल की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाए, उसके तरफ। अब देखिए पहला सवाल है, हु वाज गिवन द टर्म जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स जो टर्म है, इसी टर्म को सबसे पहले किन्होंने दिया था। अभी देखिए अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला जो नाम है विलियम बेटेसन, इन्होंने ही दिया था टर्म। कौन सा टर्म, जेनेटिक्स। और ये टर्म कहाँ से आया, जेनेसिस वर्ड से। जेनेसिस कौन सा लैंग्वेज का वर्ड है, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसका जेनेसिस का मतलब क्या है, ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो टर्म किन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था, विलियम बेटेसन ने इनको इसी टर्म को सबसे पहले प्रपोज किया था। अब नेक्स्ट देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड। जो ब्रांच बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो कि हेरिडिटी और हेरिडिटी एंड जीन वेरिएशन का स्टडी करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जेनेटिक्स। ठीक है, पहली चीज हेरिडिटी होगा, दूसरा वेरिएशन या तो जीन वेरिएशन लिखा होता है। हेरिडिटी एंड जीन वेरिएशन का स्टडी को ही जेनेटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, द रिजम्बलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स टू देयर प्रोजेनिटर्स इज कॉल्ड। देखिए इसका मतलब क्या है ना, रिजम्बलेंस मतलब एक सदृश देखना, अपने बच्चे को मतलब खुद की तरह देखना, मतलब जो पेरेंट्स है उसकी तरह अपने बच्चे हो तो उसी सेम तरह का दिखना, ये इसको क्या बोला जाता है, कौन सा कैरेक्टर है ना, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर है। मतलब पेरेंट्स की तरह बच्चों को दिखना, ये जो ट्रांसफर होता है जीन का, इसे हेरिडिटरी बोला जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है ना, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड, जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, रेजोनेंस ऑफ इंडिविजुअल्स टू देयर प्रोजेनिटर्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। और ये जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस सेम है, मतलब भी सेम है, आंसर भी एक है। अब देखिए इसका आंसर हेरिडिटी, क्योंकि जो हमारा जो जेनेटिक कैरेक्टर कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसे क्या बोला जाता है ना, हेरिडिटी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स एग्जिबिटेड बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एंड एमंग देमसेल्फ इज नोन एज, देखिए अगर सेम कैरेक्टर ट्रांसफर हो, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो, तो उसे बोला जाता है हेरिडिटी। अगर जो डिफरेंस हो, कुछ बदलाव आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं ना, उसे वेरिएशन बोला जाता है, वेरिएशन। नेक्स्ट देखिए, मेंडल प्रोपोज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉर हेरिडिटरी यूनिट्स, जो हेरिडिटरी यूनिट्स है उस यूनिट को मेंडल ने कौन सा नाम दिया था। मेंडल ने सबसे पहले रिसर्च किया था पी प्लांट, कौन सा पी, गार्डन पी, गार्डन पी पर उन्होंने सबसे पहले रिसर्च किया था। जब रिसर्च किया था तो उन्होंने वो जो जीन का जो नाम क्या दिया था, जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफिस में जो ट्रांसफर होता है, उसका हेरिडिटरी यूनिट, उसका नाम क्या दिया था ना, डिटर्मिनेंट और फैक्टर। उन्होंने जो वर्ड यूज किया था उसको क्या बोला जाए ना, डिटर्मिनेंट और फैक्टर। नेक्स्ट देखिए, द एन ऑर्गेनिज्म विथ टू आइडेंटिकल एलेल्स इज, एक ऑर्गेनिज्म में दो आइडेंटिकल एलेल्स हो तो उसे क्या बोला जाता है। देखिए, क्या हाइब्रिड, क्या हेट्रोजाइगस, क्या होमोजाइगस, या नोन ऑफ दिस। देखिए अगर सेम तरह का है, आइडेंटिकल है, एलेल्स अगर आइडेंटिकल से, तो उसे बोला जाता है होमोजाइगस। अगर आइडेंटिकल नया हो तो उसे हेट्रोजाइगस। होमो मतलब इक्वल और आइडेंटिकल, और आइसो और सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिज्म विथ टू डिफरेंट एलेल, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। डिफरेंट एलेल का क्या आंसर होता है ना, डिफरेंट एलेल अगर हो तो उसे हेट्रोजाइगस बोला जाता है, मतलब एलेल्स अलग हो, मतलब दो अलग तरह का है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, जो जीन का डिफरेंट फॉर्म को क्या बोला जाता है ना, एलेल बोला जाता है, एलील। अब देखिए जो एलील होता है वो क्या होता है ना, जीन, एक्चुअली ये जीन मैंने बताया था ऑलरेडी, ये यूनिट ऑफ डीएनए, एक क्रॉस सेक्शन से दूसरा क्रॉस सेक्शन का जो हिस्सा होता है उसे ही जीन बोला जाता है क्रोमोसोम में। और ये मैंने जो मेरा पिछला वीडियो था साइटोलॉजी, उसमें मैंने अच्छी तरह से दिखाया था जीन कौन सा पार्ट है, कहाँ से कहाँ है, ठीक है। अब देखिए इसमें से, देखिए ये क्या होता है ना, जो जेनी लोकी क्या होता है ना, पीपी, ये देखिए ये सेम तरह का एलएल है, ठीक है। ये भी ये सेम तरह का एल ये, इसका मतलब क्या है ना, ये होमोजाइगस एल, ये जो कैपिटल बी, ये स्मॉल बी, क्या हुआ ना यहाँ पे हेट्रोजाइगस हो गया। अगर हेट्रोजाइगस हो गया तो क्या होगा ना, तो दो तरह का कैरेक्टर अगर बाहर ना आ पाए, ये क्या होता है ना, एक के ऊपर और एक डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट करने से जो डोमिनेट कर पाता है वो बाहर का, बाहर वो फेनोटाइप में आता है, मतलब बाहर से दिखता है। जो डोमिनेट कर नहीं पाता वो अंदर छुपा होता है, वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, रिसेसिव एलील होता है। उसी तरह देखिए एक जीन, एक क्रोमोसोम में कितने एलील होते हैं, तरह तरह का बहुत एलील होते हैं। और उसी एलील जो ये है हमारा फेनोटाइप के लिए, या तो बाकी एक्सटर्नल फीचर्स के लिए डिपेंड है। जैसे कि हेयर कलर कैसे होगा, एक एलील निश्चित करेगा, ब्लड टाइप कैसे होगा, एक एलील निश्चित करेगा, आई कलर कैसे होगा, एलील निश्चित करेगा, ग्रोथ कैसे होगा, वो भी एक एलील ही निश्चित करेगा। और एक किसका ही पार्ट है, एक क्रोमोसोम का ही पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, एलिल्स, एलिल्स आर फॉर्म ऑफ, एलिल्स क्या है, एलिल्स आर जीन है। मतलब क्या है, एक जीन है, क्रोमोसोम नहीं है, डीएनए नहीं है, नोन ऑफ दिस। मतलब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए का जीन्स होता है, और जीन्स को ही एलिल्स बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंडल हैज सिलेक्टेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट को या तो प्लांट सीड को उन्होंने लिया था अपना एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या वो गार्डन पी है, क्या वो पिजन पी है, क्या वो स्वीट पी है, क्या वो मूंग है। नहीं, एक्चुअली जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो था गार्डन पी, ठीक है। ये है गार्डन पी, ये होता है एक तो यहाँ पे ग्रीन कलर का है, दूसरा कौन सा कलर भी होता है,
येलो कलर भी होता है। उन्होंने दो कलर का पी लिया था, एक तो येलो पी और दूसरा गार्डन पी। येलो पी अब और येलो पी और ग्रीन पी, येलो पी और ग्रीन पी पे जब उन्होंने क्रॉस करवाया था, उनको जो ऑफस्प्रिंग मिला सारा का सारा येलो कलर का ही आया था। ठीक है, और येलो कलर का था, इसका मतलब येलो कलर डोमिनेट कर गया और ग्रीन कलर छुपा हुआ था, ग्रीन कलर रिसीव कर गया। नेक्स्ट देखिए, द मेल ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड बाय सेक्स क्रोमोसोम। जो मेल ह्यूमन, जो सेक्स क्रोमोसोम से ये कि मेल या फीमेल पता चलता है, मेल और फीमेल एक बायोलॉजिकल टर्म है। और क्या होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम जो ये करता है, एक मेल का कैरेक्टर मतलब जेंडर ये आइडेंटिफाई करता है। तो क्रोमोसोम कौन सा है, देखिए क्या होता है ना, मेल के लिए क्रोमोसोम होता है एक्स वाई और फीमेल के लिए क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, देखिए एक पेरेंट्स में क्या होता है ना, फादर में क्या होता है ना, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, मदर में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। अब इसमें क्या है, दो ऑफिस दो ये है गोनाड सेल है, गोनाड सेल दो, एक एक एक्स है, दूसरा वाई है, एक यहाँ पे दो भी गोनाड सेल है, एक्स एक्स है और जर्म सेल है। तो ये क्या होता है ना, ये जर्म सेल क्या होता है ना, क्रॉस होके पहले ये इसके साथ क्रॉस होके एक्स एक्स बनाता है, ये फीमेल हो गया, या तो इसके साथ क्रॉस करके एक्स एक्स बनाएगा, ये भी फीमेल हो जाएगा, या तो ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, वो एक्स वाई, या तो फिर इसके साथ मिलके एक्स वाई बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली क्रॉस होके 20-20 50-50 रेशियो में होना चाहिए, लेकिन जैसे जो जो स्पर्म मिलता है वो स्पर्म ही निर्धारित करता है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि जो स्पर्म में होता है, उस स्पर्म सेल में जो क्रोमोसोम रहता है, एक्स क्रोमोसोम रहे तो वो मतलब मेल का सेक्स क्रोमोसोम, स्पर्म में अगर एक्स क्रोमोसोम रहे तो फीमेल हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम रहे तो वो मेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका अनदर नेम क्या है, देखिए क्रोमोसोम हमारा बॉडी में टोटल 23 पेयर्स है। 23 पेयर्स में ऑन टू 22 पेयर्स को बोला जाता है ऑटोजोम। क्या बोला जाता है, ऑटोजोम्स। ठीक है, और जो ऑन पेयर है, ऑन पेयर, इस ऑन पेयर को बोला जाता है एलोजोम। और इस ऑन पेयर क्यों है ना, इसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, तो जो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेक्स क्रोमोसोम क्या है ना, अनदर नेम ऑफ सेक्स क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है ना, एलोजोम बोला जाता है। द ऑटोजोम्स पेयर्स आर लेबल्ड विद नंबर 1 to 22 इन ह्यूमंस। क्या होता है ना, हमारा शरीर में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। उनमें से जो 1 to 22 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम है, क्या होता है ना, वो ऑटोजोम होता है। लेकिन एलोजोम क्या होता है ना, सिर्फ एक पेयर का ही एलोजोम होता है। बाय कॉन्ट्रास्ट द एलोजोम पेयर कंसिस्ट ऑफ 2x क्रोमोसोम इन फीमेल्स। क्या होता है ना, ये जो एलोजोम क्रोमोसोम क्या कंसिस्ट के मतलब कैसे बना होता है ना, अगर फीमेल हो तो उसमें क्या होगा ना, 2x क्रोमोसोम होगा। ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल, अगर मेल हो तो एक एक्स होगा और एक वाई होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम, ये मतलब मेल क्रोमोसोम है, और इसे एलोजोम भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, म्यूटेशन रेट्स आर अफेक्टेड। देखिए जो म्यूटेशन होता है, जो चेंजेस होता है एक पर्सन में, कोई भी वजह से, वो इंटरनल फैक्टर हो या तो एक्सटर्नल फैक्टर हो, वो चेंजेस होता है, वो किससे अफेक्ट होता है, देखिए पहली चीज म्यूटेशन टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है, एक्सरे से भी अफेक्ट होता है, गामा एंड बेटा रेडिएशन से भी अफेक्ट होता है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये म्यूटेशन इज ए चेंज दैट ऑकर इन आवर डीएनए सीक्वेंस। जो हमारा जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें से न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, तो उसे ही बोला जाता है म्यूटेशन। ठीक है, और जो ये चेंजेस कौन करता है ना, म्यूटाजेन। म्यूटाजेन नाम का एक केमिकल है, चेंजेस करता है।
either due to mistake when the DNA is copied or as the result of environmental factors such as UV light एंड सिगरेट स्मोक। क्या होता है ना, ये क्या होता है ना, डीएनए कॉपी में अगर गड़बड़ हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो म्यूटेशन हो जाएगा। या तो एक बंदा अगर एक्सेस सिगरेट स्मोक करता है या कोई भी नशीली पदार्थ का एक्सेस इंटेक करता है तो क्या होगा ना, उसे भी उसमें भी म्यूटेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, म्यूटेशन कॉज्ड बाय ए म्यूटाजन इज, ये जो म्यूटाजन से होता है, ये म्यूटाजन एक क्या है, एक एक केमिकल है, ठीक है। अब देखिए, म्यूटाजन कैन बी फिजिकल म्यूटाजन, केमिकल म्यूटाजन और बायोलॉजिकल। ये म्यूटाजन क्या क्या हो सकता है, एक फिजिकल म्यूटाजन भी हो सकता है, केमिकल म्यूटाजन भी हो सकता है और बायोलॉजिकल म्यूटाजन हो सकता है। A mutagen is a substance or agent that cause DNA impairment that result in the alteration of DNA sequence। क्या होता है ना, एक म्यूटेशन क्या होता है, एक एजेंट होता है जो कि डीएनए सीक्वेंसी में अल्टरेशन करता है। दिस अल्टरेशन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इज नोन एज म्यूटेशन। ये अल्टरेशन को क्या बोला जाता है ना, म्यूटेशन बोला जाता है। एनी एजेंट कॉजिंग म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजन। जो एजेंट म्यूटेशन करता है उसे बोला जाता है क्या ना, उसे म्यूटाजन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, ए डाईहाइब्रिड कंडीशन, एक डाईहाइब्रिड कंडीशन क्या है। देखिए डाईहाइब्रिड कंडीशन क्या है ना, जो डाईहाइब्रिड होगा उसमें पहले पेयर में क्या होगा, एक कैपिटल होगा, दूसरा पेयर में भी एक कैपिटल होगा, तो वो डाईहाइब्रिड कैरेक्टर यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। बाकी ये डाईहाइब्रिड इसलिए नहीं है क्योंकि इसका दोनों स्मॉल है, ए डाईहाइब्रिड, एक ए मोनोहाइब्रिड है। इसका एक क्या कैपिटल है, यहाँ इस पेयर में कोई कैपिटल नहीं, ये भी मोनोहाइब्रिड होगा। ये दोनों तो छोड़िए, कुछ नहीं, स्मॉल कैरेक्टर है, ठीक है। तो डायहाइब्रिड यहाँ पे ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट देखिए, ए डायहाइब्रिड कंडीशन इज टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। डायहाइब्रिड कंडीशन इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ मेंडेलियन फैक्टर और जीन्स। इसे क्या बोलते हैं, पेयर्स ऑफ मेंडेलियन फैक्टर और जीन्स बोला जाता है। मेंडल फॉर्मुलेटेड सम लॉज व्हिच आर नोन एज, मेंडल ने जो लॉ फॉर्म किए थे उन लॉ को क्या बोला जाता है। देखिए जो 3 लॉ दिए थे उस 3 लॉ को मेनली क्या बोला जाए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में वो सारे लॉ मेंडल का आते हैं। द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूड, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इनमें भी उन्होंने फिर 3 लॉ दिया था। पहली लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किन्होंने दिए थे ना, मेंडल्स ने दिए थे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में और 3 लॉ दिए, तो वो क्या है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। मेंडल्स लास्ट लॉ इज, देखिए जो अगर पहला इसका पिछले स्लाइड आपने ठीक से देखे होंगे तो मैंने वहां पे बताया था, जो लास्ट लॉ क्या है, मेंडल का लास्ट लॉ क्या है। मेंडल्स लास्ट लॉ इज सेग्रीगेशन नहीं है, डोमिनेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट असर्टमेंट है, ठीक है। डोमिनेंस पहला लॉ, सेग्रीगेशन दूसरा लॉ, तीसरा लॉ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑकर्स व्हेन ऑन कैरेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन। क्या होता है ना, एक बंदे में एक ही कैरेक्टर अगर 2 या 2 से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है तो उसे बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऑफन द जीन्स आर लार्ज इन क्वांटिटी but small in effect. Examples of human polygenic inheritance are height, skin color, आई कलर एंड वेट एटसेट्रा। क्या होता है ना, देखिए पॉलीजेनिक, देखिए अगर आप कलर के बारे में सोचेंगे यहाँ पे कैसे पॉलीजेनिक, देखिए मानिए एक जो पेरेंट्स के फादर है ब्लैक, मदर है व्हाइट, अगर ये क्या होगा, अब अगर क्रॉस हो गए तो क्या होगा ना, ना ये पूरा ब्लैक होगा ये बंदा, ना ये पूरा व्हाइट होगा, एक मीडियम कलर का आदमी का, ना व्हाइट बोला जाएगा ना ब्लैक बोला जाएगा। तो इस तरह से क्या ये जो हुआ है कैसे हुआ है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से हुआ है, मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक फेनोटाइप हो रहा है।
नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑफ गार्डन पी स्टडीज बाय मेंडल वाज ए रिसेसिव फीचर्स। क्या होता है ना, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट टाइम के रिसेसिव फीचर्स क्या था। देखिए रिसेसिव फीचर्स क्या है, जो छुपा हुआ है। डोमिनेंट फीचर क्या है, जो बाहर से दिख रहा है, फेनोटाइप हुआ था। अब देखिए क्या हुआ ना, मेंडल का एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, कुछ ग्रीन पी लिए थे, कुछ ग्रीन पी का प्लांट लिए थे, कुछ येलो पी का प्लांट प्लांट लिए थे, ठीक है। अब देखिए जब इन दोनों का जब क्रॉस किया किया गया थे, तो क्या हुआ ना, सारा का सारा जो सीड्स निकला, सारा का सारा येलो कलर हुआ है। जब येलो कलर हुआ है, तो येलो कलर बाहर से दिख रहा है, और फेनोटाइप है, इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट कलर, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेड। और जो यहाँ पे पूछा क्या, रिसेसिव फीचर्स के फीचर क्या है ना, रिसेसिव फीचर जो दिख नहीं रहा था, ग्रीन शीट कलर, ग्रीन शीट कलर क्या है ना, एक रिसेसिव फीचर्स था यहाँ पे, जहाँ पे कि दिख नहीं रहा था। येलो शीट कलर इज डोमिनेट ओवर ग्रीन शीट कलर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, उन्होंने फिर जब क्रॉस किया था, कहाँ जो रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा ना, वो डोमिनेंट हो गया। यहाँ पे भी रिसीव कैरेक्टर डोमिनेट हो गया, रिसीव डोमिनेट, डोमिनेट क्या होता है ना, फर्दर जब F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन करते रहते हैं, उसमें क्या होता है ना, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो भी डोमिनेंट होके बाहर आ जाता है, और जो डोमिनेंट था उसे रिसेसिव कर देता है। इसका मतलब क्या है ना, जनरेशन टू जनरेशन जो डोमिनेट और रिसेसिव कैरेक्टर चेंज होता रहता है। नेक्स्ट देखिए, एन ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इट्स। एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है। देखिए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है जीनोटाइप, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला है, जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होता है ना, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से जो आउटर लुक या तो आउट से, बाहर से, एक्सटर्नली विजिबल, एक्सटर्नली विजिबल होने वाला चीजों को क्या बोले, वो कुछ भी हो, कलर, शेप, साइज, लुक, एटीट्यूड, वो सब क्या होगा ना, फेनोटाइप में आ जाएगा। अब देखिए होलोटाइप क्या है। होलोटाइप क्या होता है ना, ये क्या होता है ना, स्पेसिमेन होता है। स्पेसिमेन क्या होता है ना, जिसको देख के उसका साथ कंपैरिजन के, नया जीव जब मिले उसके साथ कंपैरिजन के उस जीव का नेमिंग किया जाता है। तो जिस स्पेसिमेन को देख के, स्टडी करके नया इस जीव का, नया एनिमल का, लाइफ का नेमिंग किया जाता है, उसे होलोटाइप बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, द जेनोटाइप डिटरमाइंस द हेरिडिटी पोटेंशियल एंड लिमिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनोटाइप क्या होता है ना, जो हेरिडिटी पोटेंशियल एंड लिमिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल होता है। और ये फेनोटाइप क्या होता है ना, रिफर्स टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक बाहर से दिखेगा, पर हैविंग ब्लू आईज इज ए फेनोटाइप। मतलब एक बंदे का आई ब्लू कलर का है, वो क्या होता है ना, ये बाहर से हमें दिख रहा है और उसका कलर हम जान पाए, वो फेनोटाइप है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए होलोटाइप क्या होता है ना, ए सिंगल टाइप स्पेसिमेन ओपन व्हिच द डिस्क्रिप्शन एंड नेम ऑफ ए न्यू स्पीशीज बेस्ड। क्या होता है ना, एक स्पेसिमेन है जिसको कि बेस करके नया मतलब नया कोई जीव का नेमिंग किया जाता है, तो उसे बोला जाता है होलोटाइप। नेक्स्ट देखिए, ए जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ। एक जीन को कब डोमिनेंट बोला जाएगा, देखिए जब इट एक डोमिनेंट का मतलब क्या होता है ना, जो कि बाहर से दिख रहा है, जो कि और एक कैरेक्टरिस्टिक को और एक जीन को उसने सप्रेस्ट कर दिया, और डोमिनेंट वाला बाहर से उसका सारा कैरेक्टर दिखा रहा है, और रिसेसिव वाला और जो अलग क्रोमोसोम था और एक जीन था, वो अंदर ही सप्रेस्ट रहता है। तो इट एक्सप्रेसेस इस इफेक्ट ओनली होमोजाइगस स्टेट, नहीं होमोजाइगस स्टेट में सिर्फ नहीं दिखा, हाँ दिखाता है, लेकिन सिर्फ होमोजाइगस नहीं, और हेट्रोजाइगस में दिखाता है। क्या होता है ना, इट एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट बोथ इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन। मतलब क्या होता है ना, डोमिनेट हो गए मतलब बाहर अप्रेंस हो रहा है, तो उसके अंदर वो हेट्रोजाइगस हो या होमोजाइगस हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, डोमिनेट बाहर में ऑलवेज दिखता है। तो ये हो इसका ऑप्शन 3 आंसर। नेक्स्ट देखिए म्यूटेशन। एक म्यूटेशन क्या होता है ना, देखिए
म्यूटेशन होता है जनरली रिसेसिव, जनरल डोमिनेंट, ऑलवेज रिसेसिव। देखिए म्यूटेशन होता है जनरली रिसेसिव होता है। रिसेसिव कैसे ना, ए म्यूटेशन इज ए चेंज इन ए डीएनए सीक्वेंस। पहली तो चीज डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस को म्यूटेशन बोला जाए, पहले भी मैंने बताया था। म्यूटेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम डीएनए कॉपिंग मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एक्सपोज टू आयोनाइजिंग एंड एक्सपोज टू केमिकल कॉल्ड म्यूटाजेन और इन्फेक्शन बाय वायरस। क्या होता है ना, म्यूटेशन क्यों होता है ना, कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर का कुछ गड़बड़ काम से, मिस्टेक से, माल फंक्शन से म्यूटेशन हो जाता है। It is a long-standing observation that most mutation are recessive, that is they do not lead to visible phenotypes। क्या होता है ना, जो म्यूटेशन हो जाता है, होने के बाद क्या होता है ना, जो चेंजेस होता है वो बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं बाहर आता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर, जो डोमिनेंट ट्रेट जो जन्म होने से ही जो बाहर आया है, फेनोटाइप हुआ है, वो कैरेक्टर वो म्यूटेशन बदल नहीं पाता है। बदल ना पाने से क्या होता है ना, जिस व्यक्ति में म्यूटेशन हुआ है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर होकर रह जाता है। लेकिन यही रिसेसिव कैरेक्टर नेक्स्ट फर्दर F2 जनरेशन हो या F3 जनरेशन में वो बाहर आता है। ऐसी रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेट। इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मोर देन 70% म्यूटेशन जनरली क्या होता है ना, रिसेसिव होता है। क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर पहले से ही, डोमिनेंट पहले से ही अपना फेनोटाइप करके रहता है, जो कि बाहर से नहीं जाना जाता है। तो मेरा वीडियो में आज इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से वीडियो और बनाते रहूँ और आपको एग्जाम में मदद करेगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।